सुप्रभात बच्चों, साई राम। और सब कैसे हैं? सबने अपना अपना गृह कार्य किया। हमने अपनी क्षितिज बुक से 2 पार्ट कर लिए हैं। इसमें हमारा काव्यखंड चल रहा था। काव्यखंड से हमने यहाँ पे सूरदास जी के पद पढ़ लिए हैं और फिर एक गद्य खंड से हमने नेताजी का चश्मा वो हो गया हमारा। व्याकरण में हमने वाक्य पढ़ लिए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम काव्यखंड से ही 5वां पाठ लेते हैं। 5वें पाठ में हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का आता है। इसमें इन्होंने 2 कविताएं दी हैं। हमारी 2 कविताएं इनकी कौन कौन सी है? हमारी उत्साह और अट नहीं रही। ठीक है, ये हमारी 2 कविताएं हैं। 2 कविताओं से पहले हम क्या करेंगे, इनके कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इनके कवि का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये प्रकृति से बहुत ही प्यार करते थे और इन्होंने अधिकतर जो अपनी रचनाएं लिखी हैं प्रकृति के आधार पर ही लिखी हैं। इसमें पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1899 में हुआ था और जन्म स्थान इनका सभी पश्चिमी बंगाल की महिषादल रियासत में मानते हैं। ठीक है, लेकिन इनका स्थायी निवास कहाँ पर है? उन्नाव ज़िले में। ठीक है, ये इनका जन्म तो महिषादल रियासत में हुआ था, लेकिन ये कहाँ पर रहते थे? ये उन्नाव ज़िले में रहते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इनकी आरंभिक शिक्षा महिषादल राज्य में हुई थी और इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी भाषा कहाँ सीखी थी? घर में ही सीखी थी, अपने माता पिता से, अपने बाबा से। घर में ही रहकर इन्होंने इन दोनों भाषाओं का ज्ञान लिया था। हिंदी भाषा का ज्ञान इन्हें सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं से मिला है। इन्हें पढ़ कर इन्होंने हिंदी भाषा सीखी है और इनका पारिवारिक जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा है। ये कभी भी इन्होंने सुख के पल नहीं देखे हैं, हमेशा पूरा जीवन इन्होंने संघर्ष में बिताया है। इनका सन 1961 में 1961 में निधन हो गया था। ये परलोक सिधार गए थे। ठीक है, इनकी यहाँ पर प्रमुख रचनाएं देखेंगे। प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले काव्य रचनाएं हैं। काव्य रचनाओं में हम देखेंगे अनामिका, परिमल, गीतिका, नए पत्ते, बेला, तुलसीदास, आराधना, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इन्होंने काव्य रचनाओं के अलावा कहानी भी लिखी हैं और उपन्यास भी लिखे हैं। कहानी में चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, लिली, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं। और उपन्यास में अप्सरा, निरुपमा, अलका, ये 3 उपन्यास इनके प्रसिद्ध रहे हैं और सभी ने इनकी प्रशंसा भी की है। और इस तरह से इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान देते हुए ये परलोक को सिधार गए। आज भी सभी लोग इनको याद करते हैं, इनकी कविताओं को पढ़ते हैं। जो इनके पाठक हैं इनकी प्रशंसा करते हैं और इनके योगदान को सराहते भी हैं। इनका जो कार्य था बहुत ही सराहनीय था और आज भी उनको याद किया जाता है। ठीक है, अब आगे हमारी कविता आती है। कविता यहाँ पर उत्साह। आज हम यहाँ पर उत्साह लेंगे। उत्साह में क्या है? उत्साह में बादलों के माध्यम से कवि ने अपने विचारों को रखा है। उसमें बादलों के माध्यम से जो बादलों में गड़गड़ाहट है, बादलों की आवाज़ है, गर्जना है, उससे लोगों में क्रांति जगाने की कोशिश की है। बादलों को एक कवि का रूप भी दिया है। जिस प्रकार एक कवि अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में एक क्रांति जगाना चाहता है, उसी प्रकार से वो बादल को भी कवि कह रहा है और उसको ये कह रहा है कि वो अपनी गड़गड़ाहट से लोगों में क्रांति उत्पन्न करे। सबसे पहले हम कविता का परिचय देखेंगे। परिचय में कविता का नाम उत्साह, फिर कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो कवि हैं किस युग के हैं? ये छायावादी युग के हैं। ठीक है, हमारा जो हिंदी साहित्य 4 युगों में विभाजित है, उसमें से एक छायावादी युग है। ठीक है, इसी युग के ये कवि हैं
भाषा, इस कविता में सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया। और जो शैली है, कवि ने संबोधन शैली का प्रयोग किया है। ठीक है। अलंकार, अलंकार तो आपने 9th पढ़े हैं, आपको पहचान भी है, तो आप आसानी से जान जाओगे हमारी कविता में कौन कौन से अलंकार आ रहे हैं। फिर भी यहाँ पर थोड़े से मैं बता देती हूँ। इसमें अनुप्रास अलंकार हमें दिखाई देंगे, मानवीकरण दिखाई देंगे, पुनरुक्ति। तीनों का आपको ज्ञान होगा कि तीनों अलंकार कौन कौन से होते हैं। अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति होती है, मानवीकरण में एक निर्जीव चीज़ की तुलना सजीव से कर देते हैं। ठीक है। फिर पुनरुक्ति, पुनरुक्ति में क्या होता है कि एक ही शब्द 2 बार आ जाते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो समान ही होता है। यमक अलंकार में भी वैसे एक शब्द 2 बार आते हैं, लेकिन उनका अर्थ हर बार अलग होता है। लेकिन इसमें 2 शब्द आते हैं, लेकिन उनका अर्थ समान होता है। ठीक है। रस, रस में इसमें वीर रस है, स्थायी भाव, उत्साह। एक मन में उत्साह से जागृत हो जाता है इस कविता को पढ़ने के बाद। कवि ने ये जो कविता में उत्साह रस का ही प्रयोग किया है। ये जो कविता है उत्साह रस से ओतप्रोत है, भरपूर है इसमें उत्साह रस। उत्साह इसका स्थायी भाव है, वीर रस। ठीक है। इसको कविता के पढ़ने के बाद अपने आप ही मन में एक उत्साह जागृत होने लगता है। आगे कविता का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा, वो बादल, बादल की गड़गड़ाहट, गर्जना, इससे कवि क्या करता है, लोगों के मन में क्रांति की भावना जागृत करना चाह रहा है। जो हमारे देश में मारकाट मची हुई है, हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है, लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, और कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए देश को ही पतन की ओर ले जा रहे हैं, उसके प्रति लोगों में क्रांति की भावना जागृत करना चाह रहा है कवि। और बादल को कवि कह रहा है और उसको ये कह है कि तुम अपनी गड़गड़ाहट से लोगों में क्रांति उत्पन्न करो। और दूसरा उद्देश्य उसका क्या है, वो जो तेज गर्मी से पीड़ित हैं लोग, धरती की तपन से बेचैन हो रहे हैं, किसान लोग हर समय अपनी उपज के लिए बादलों की ओर देखते रहते हैं आशा से, तो उनको शीतलता प्रदान करते हैं और उनको शांति भी प्रदान करते हैं, क्योंकि जब बारिश होगी तो किसान अपने यहाँ पे खुश हो जाएंगे और उनकी उपज अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी आती है कविता। ठीक है। अब यहाँ पर कविता हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे और सभी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। इसका भावार्थ लिखेंगे। मैंने संदर्भ आपको बता दिया कैसे लिखते हैं। प्रसंग में आप इसका थोड़ा सा बताएंगे कि उसमें क्या बताया जा रहा है कविता में, फिर इसका भावार्थ लिखेंगे। आपको जैसे मैंने सूरदास जी के उसमें बताया है, ऐसे ही आप इसमें भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके। अब आगे पढ़ते हैं। उत्साह। अब ये देखो कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि बादलों के माध्यम से, जो बादल की गड़गड़ाहट है, कवि को वो बहुत ही पसंद आती है, तो उसको बादल को एक कवि के रूप में भी कह रहा है कि जिस प्रकार से कवि अपनी कविता से लोगों में क्रांति उत्पन्न करना चाहता है, उसी प्रकार से जो बादल है, हे बादल तुम भी अपनी गर्जना से, अपनी गड़गड़ाहट से लोगों में क्रांति जगाओ। ठीक है। कहते हैं बादल गरजो, तो यहाँ पे कवि ये कह रहा है, हे बादल तुम जोर से गरजो, जोर से गड़गड़ाओ, क्योंकि कवि को उसकी गड़गड़ाहट बहुत अच्छी लगती है। घेर घेर घोर गगन, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, घेर घेर, यहाँ पे घेर घेर हो गया, चारों तरफ से घेर लो, घोर मीन्स भयंकर तरीके से। गगन, गगन है आकाश को, तो धराधर, धराधर कहते हैं बादल को। तो यहाँ पे कवि ये कह रहा है, ओ बादल तुम इस आकाश को भयंकर तरीके से घेर लो और जोर से गड़गड़ाओ, जोर से अपनी आवाज़ करो, कड़को, गरजो, जिससे लोगों के अंदर एक क्रांति सी उत्पन्न हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे ललित, ललित, ललित कहते हैं सुंदर सुंदर। काले घुंघराले, काले घुंघराले जैसे बाल होते हैं, कर्ली कर्ली, आपने देखा होगा। बाल कल्पना कैसे पाले, तो यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि जो तुम्हारे काले काले बादल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सुंदर केश हो, केश मीन्स बाल हों। ठीक है। और वे कैसे काले काले घुंघराले हों, जैसे बच्चों के होते हैं बाल, इसकी यहाँ पे तुलना की है बच्चों से के बाल होते हैं
बाल यहाँ पे दो तरीके से बता दिया है कि बाल यहाँ पे बच्चों के लिए भी है कि जिस प्रकार से बच्चों के छोटे छोटे कर्ली कर्ली बाल होते हैं, काले काले होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं, उसी प्रकार से ये सुंदर सुंदर बादल भी काले काले ऐसे ही लग रहे हैं। यहाँ पे तुलना की जा रही है, देखो। और यहाँ पे बाल एक तो केश के लिए प्रयोग किया गया है और एक यहाँ पर बच्चे के लिए भी है कि बच्चे से तुलना हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। विद्युत छवि उर्मे और हृदय बोलते हैं, विद्युत बिजली छवि शोभा, ठीक है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है, हे बादल, बादल को कवि का रूप कह रहा है कि हे बादल रूपी कवि, तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा लेकर क्या करो, एक नव जीवन, नए जीवन की का जोश भर दो लोगों में, नए जीवन का जोश भर दो, उनमें क्रांति जगा दो। और दूसरे संकेत क्या दिया है कि उनको एक शीतलता भी प्रदान कर दो, ठीक है। कवि दोनों तरफ से कह रहा है कि उनमें क्रांति जगा दो और नया जीवन दे दो। यह बादल को कवि के रूप में कहा जा रहा है यहाँ पर। फिर आता है वज्र छिपा नूतन कविता। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, वज्र बोलते हैं कठोर, नूतन कविता, नूतन नई कविता। तो यहाँ पे कवि कह रहा है, हे बादल, तुमने अपने अंदर इतनी कठोरता छिपाई हुई है बिजली के माध्यम से। देखो बादलों में बिजली होती है ना, जब ये बादल जोर से गड़गड़ा के आते हैं, बोलते हुए आते हैं, तो उसमें एक बिजली की चमक भी दिखाई देती है। बिजली यहाँ कठोरता से लगाया है कि जिस प्रकार से कवि के मन में सुख दुख दोनों ही छिपे हुए होते हैं, कितने ही मतलब इस तरह से सत्यता, जो हमारी वास्तविक सत्यता है जगत की, वो कितनी कठोर है कि सब लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ में ही लगे हुए हैं, उन्हें देश की बिल्कुल भी चिंता नहीं है और अपने स्वार्थ के लिए वो देश को पतन क्यों ले जा रहे हैं। ये एक सत्यता है, तो जिसको देखकर कवि परेशान हो रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि हे बादल रूपी कवि, तुम अपने अंदर जो कठोरता छिपी हुई है उससे तुम नई कविता का निर्माण कर दो, तुम एक नया जोश भर दो, लोगों में क्रांति उत्पन्न कर दो, फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि तुम फिर से उनमें नया जोश भर दो, हे बादल तुम जोर से गरजो, जोर से गड़गड़ाओ, जोर से बरसो। फिर आगे आता है, अब यहाँ से देखेंगे, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल विकल यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो विकल विकल बोलते हैं बेचैन, चारों ओर बेचैनी है। उन्मन थे उन्मन, उन्मन बोलते हैं अनमने, कहीं पर भी मन नहीं लगना, व्याकुलता हो गई है, लोग परेशान हो गए हैं, लोगों का मन उचट सा गया है। गर्मी इतनी हो रही है, आपने देखा ना, गर्मी होती है तो कहीं पर भी मन नहीं लगता है, इस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। विश्व संसार निदाग, बहुत तेज गर्मी, भीषण गर्मी, सकल सारे जन्मिस लोग, संसार के सारे लोग इस तेज गर्मी से परेशान हो रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से, अनंत के घन, अज्ञात अनजान, अनंत आकाश, घन बादल। तो अनजान दिशा से इस आकाश में बादल आ गए हैं और तपती हुई धरामित धरती जल से फिर शीतल कर दो। तो कवि ये कह रहा है कि तुम्हें तपती हुई धरती को जल से फिर से शीतल कर दो, जो लोग बेचैन हैं उनकी बेचैनी को दूर कर दो, जो गर्मी से लोग झुलस रहे हैं उनको शीतलता प्रदान करो, उनको शीतल कर दो और उनको ठंडक पहुंचा दो। तुम जोर से गरजो, जोर से बरसो। तो इस कविता से क्या कहना चाह रहा है कवि? ये कहना चाह रहा है कि हमारे संसार में चारों ओर जो हिंसा हो रही है, मारकाट हो रही है, लोग अपने अपने में व्यस्त हैं, जो देखकर कष्ट भी हो रहा है, कवि को दुख हो रहा है, लोग परेशान भी थे, मन भी नहीं लग रहा है उनके चारों ओर। और उसको ये कवि बादलों के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि हे बादल, तुम इस कल्याणकारी वर्षा को कर कर सबको एक शांति प्रदान करो और ये सबको शीतलता प्रदान करो। बादल से यही प्रार्थना कर रहा है कवि कि हे बादल, तुम
खूब जोर से बरसो, गरजो और जो पीड़ित जनता है, जो दुखी जनता है, उनको सुख प्रदान कर दो। ठीक है, इसमें कवि ने दो ही बातें कही हैं। लोगों के अंदर जागृति उत्पन्न कर रहे हैं, क्रांति उत्पन्न कर रहे हैं, और दूसरी उनको शीतलता प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये रह गया था, इसमें घोर घोर, घेर घेर, घोर गगन। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? घा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ललित ललित में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अलंकार की कभी कभी पहचान करनी होती है कि शब्द आ जाते हैं, इसमें अलंकार बताइए, तो आपको ये अलंकार आने चाहिए। आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई है। अब इसके प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है इसमें, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो इसमें प्रश्न ये है कि कभी जो है वो बादल से उससे गरजने को ही क्यों कह रहा है, इतने ज़ोर से आवाज़ करने को क्यों कह रहा है, गड़गड़ाने को क्यों कह रहा है? मतलब उसे ये क्यों नहीं कहा गया कि तुम हल्की हल्की फुहारे करो, रिमझिम रिमझिम बारिश करो, ये नहीं कहा, उसे वो गड़गड़ाने के लिए कहा। क्यों कहा है? क्योंकि जो हमारी क्रांति उत्पन्न होती है, जो हमारे मन में उत्साह जागृत होता है, वो बादलों की गड़गड़ाहट से ही होता है। आपने देखा होगा, जब बादल जोर से आते हैं गड़गड़ाते हुए, तो मन में एक उमंग से जाग जाती है। ठीक है, जो उत्साह जागृत होता है वो आवाज़ से ही होता है। जो उसकी आवाज़ है बादलों की गड़गड़ाने की, वो उससे ही हमारे मन में क्रांति उत्पन्न होती है। उससे ही हमें क्या होगा? उससे ही मन में एक उत्साह जागृत होगा, और लोगों में ऐसा होगा जैसे हमारे दुख दूर करने के लिए आ गए हैं, हमें शीतलता प्रदान करने के लिए आ गए हैं। जो बादलों से क्या कह रहे हैं? गड़गड़ाने के लिए कह रहे हैं, जोर से आवाज़ करने की कह रहे हैं, जिससे मन में हमारे उमंग से जागृत हो और हमारे मन में उत्साह जागृत हो जाए। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो यहाँ पे कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि इस कविता को पढ़ने से हमारे मन में एक उत्साह जागृत होता है, हमारे मन में एक क्रांति सी उत्पन्न होती है। और जो कवि संकेत कर रहा है, क्रांति की ओर ही संकेत कर रहा है, और बादलों से गड़गड़ाहट के लिए कह रहा है कि ज़ोर से गड़गड़ाओ। गड़गड़ाओ है कि ज़ोर से तुम अपनी आवाज़ करते हुए आओ, क्योंकि जो अच्छा कार्य होता है वो एक ज़ोर शोर से ही होता है, शांति रूप से तो नहीं होता है। तो एक क्रांति उत्पन्न करने के लिए कह रहा है, और दूसरा और लोगों में शीतलता प्रदान करने के लिए कह रहा है, उनके दुखों को दूर करने के लिए कह रहा है। तो इसलिए इसमें इस कविता का जो शीर्षक है वो उत्साह रखा गया है, क्योंकि इस कविता को पढ़ने से हमारे मन में उत्साह जागृत होता है, उमंगें उठने लगती हैं, और एक जो अच्छा कार्य की शुरुआत होती है वो होती है। ठीक है, एक बादलों की गड़गड़ाहट से ही हमारे जो गति है काम करने की, जो एक अच्छे कार्य करने की गति है, वो तेज हो जाती है। आप प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है? इसमें सबसे पहले जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में, कि बादलों से जल बरसाने के लिए कहा जा रहा है कि तुम खूब जोर से गरजो, बरसो। ठीक है, दूसरा उत्साह और संघर्ष के भाव बढ़ने वाले कवि के रूप में। इसमें जो कवि है, कवि बादल को एक कवि के रूप में देखना चाह रहा है, और वो कवि के रूप में देखकर लोगों में एक क्रांति की भावना, एक उत्साह जागृत करने के लिए कोशिश कर रहा है, और संघर्ष के भाव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। वो बादलों से ये कह रहे हैं कि तुम इतनी जोर से गड़गड़ाओ कि लोगों में एक उत्साह जागृत हो जाए। दूसरा है पीड़ाओं का ताप हरने वाले सुकड़ी शक्ति के रूप में। पीड़ाओं मतलब है कि जो दुखी लोग हैं उनका दुख दूर करने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में भी उन्होंने उसको देखा है, बादल के रूप में। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब बारिश नहीं होती तो किसान लोग परेशान होते हैं, तो जब ये बारिश होती है तो किसान सबसे अधिक खुश हो जाते हैं, क्योंकि उससे उनका जीवन जुड़ा हुआ है, जो सारी पूंजी है उसमें लगाई हुई है। तो अगर बारिश होगी तो उनकी खेती भी अच्छी होगी, आमदनी होगी। तो इसलिए किसानों का सुख कहाँ जुड़ा हुआ है?
बारिश से जुड़ा हुआ है, तो इन दुखियों का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में भी इनका अर्थ लगाया गया है बादल का। ठीक है, अब नंबर 4 पे देखते हैं। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। ठीक है, उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखें। इसमें हमें कविता में से छांट कर लिखना है। तो आपने देखा होगा जो सबसे हमारी फर्स्ट पंक्ति थी, इसमें देखते हैं, देखो नाद सौंदर्य कहाँ कहाँ होता है। इसमें जो ये फर्स्ट पंक्ति है, घेर घेर गोर ग, एक तो यहाँ पर हमारा नाद सौंदर्य है। फिर लली ललित काले घुंघराले, तो यहाँ पे हमारा नाद सौंदर्य आ जाएगा। बाल कल्पना कैसे पाले, ये 3 जो हैं, 3 जगह हमें नाद सौंदर्य दिखाई देता है, जिसमें ध्वन्यात्मक प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई है। अब इसके आप प्रश्न करेंगे। अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप नोट करेंगे और आप में से पूछेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेंगे, अट नहीं रही, जो बसंत के ऊपर है। बसंत में आपने देखा होगा कि मौसम कैसे सुहावना हो जाता है, तो उसको आधार बनाकर कवि ने वो कविता लिखी है। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और इसका भावार्थ भी लिखेंगे। प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं तो प्रश्न भी आप करेंगे अपना। ठीक है, धन्यवाद। साईं राम।